मिनी बजट आए रोज क्यों आ रहे हैं? आगे तो होता था साल में एक बजट आता था। मिनी बजट की वजूहात क्या है? इसमें लगने वाले टैक्स का हमें फायदा है या नुकसान है? ये टैक्स क्यों लगाए जाते हैं और किसके कहने पर लगाए जाते हैं? आईएमएफ से हमें कर्ज क्यों लेना पड़ता है? इसकी क्या वजूहात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं रफ टॉक ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान के कर्ज के बारे में। ये क्यों लेना पड़ता है और इसको उतारने के लिए हमें क्या करना पड़ता है और इसके कर्ज की वजूहात। आइए तो चलते हैं अपने व्लॉग की जानिब। सबसे पहले पाकिस्तान ने 1958 में पहली मरतबा कर्ज लिया था आईएमएफ से। इस कर्ज की वजूहात यह थी कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व जो थे कम हो गए थे और पाकिस्तान चाहता था अपने यानी कि मुल्क की हालात में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, एक्स्ट्रा डॉलर थे। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम आईएमएफ के पास गया और उन्होंने उससे डील की इसने। और 45 अरब डॉलर मेरे ख्याल से मिले थे ना फर्स्ट टाइम जब थे उन्होंने डील की थी। 18 मरतबा पाकिस्तान जो आईएमएफ के पास जा चुका है और ये सबसे ज़्यादा जाने वाला मुल्क है तकरीबन। इससे आईएमएफ के पास कर्ज लेने की वजह सिर्फ हमारी ये होती है कि हमें जो है ना वो नहीं मिल पाता फॉरेन रिजर्व को मेंटेन रखने के लिए। आज भी आप देखे होंगे सुन रहे होंगे खबरों में कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व जो है 3 अरब डॉलर से कम रह गए हैं। इसकी क्या वजूहत है? इसकी वजूहत यही है कि जब हमें बाहर से जब दरामदत करनी होती है, बरामदत हमारी बहुत कम है। दरामद जो भी चीज़ करनी है तो हमें डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर हमें ऑयल जो है, पेट्रोल वगैरह जिसे पेट्रोल डीजल हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। इसके अलावा कुकिंग ऑयल हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, मशीन्स वगैरह, मैकेनिक्स के जितने मैकेनिकल मटेरियल जितना भी है। इसके अलावा फार्माक्यूटिकल यानी कि फार्मेसी का माल, दवाइयों वगैरह के जो खाम माल होता है वो सब हमें उससे बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। और उन सब की सारी हमें क्या ना पेमेंट जो है ना डॉलर्स में करनी पड़ती है। और हमारे पास डॉलर्स ही ना होंगे तो हम कहाँ से पेमेंट करेंगे, कहाँ से खरीदारी करेंगे? अगर हम खरीदारी नहीं कर सकते तो फिर हम अपने मुल्क को कैसे चलाएंगे? इसका इससे बचने का एक तरीका ये होता है कि हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बरामदात को बढ़ाएं। यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें पैदा करें जो हमारे मुल्क में वाफर हों। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, इसको क्या चाहिए कि अपने गन्ने में खुद मुख्तारी हासिल करे। गन्ने की लिए फसल चीनी वगैरह बनने का इस्तेमाल होता है गन्ना जो है, इसमें खुद मुख्तारी हासिल करे। कपास है, चावल है, चना है, दालें हैं, इनमें खुद मुख्तारी होनी चाहिए। ज़रूरी मामला में पाकिस्तान में खुद मुख्तार होना चाहिए। लेकिन आजकल हमारे देखने में आ रहा है, आप आए रोज सुनते हैं खबरों में जी प्याज का टमाटर के कंटेनर जो बड़े कराची पे गल सड़ रहे हैं उधर, तो पाकिस्तान के पास पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है उसकी। हालांकि एक मुल्क जरिए मुल्क है, पाकिस्तान की बुनियादी मैशत की बुनियाद ज़राइत पर है, लेकिन फिर भी ये पेमेंट उसके घर पर पार्ट से इम्पोर्ट कर रहे हैं। इस सब के पीछे तो हमारी ना अपनी नाअहली आ जाती है। लेकिन मेरा ये टॉपिक नहीं है, मैं अपने टॉपिक की तरफ वापस आता हूँ कि आए रोज मिनी बजट क्यों लगाया जाता है पाकिस्तान पर। इसकी क्या वजूहत है? जब भी पाकिस्तान आईएमएफ से कर्ज लेता है ना या किसी और मुल्क से लेता है, वो डिमांड करते हैं कि हमें बताएं आप इस कर्ज को वापस कैसे करेंगे। हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप हमें वापस कैसे करेंगे? इसकी मैं छोटी सी एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आप अपने दोस्त के पास जाते हो, उससे कहते हैं यार मुझे ना कुछ पैसे उधार चाहिए तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा। वो सबसे पहले पूछेगा क्या नाम है, आप कोई काम करते हो, यानी कि उसको पता ना हो, पता होगा यानी फिर भी आपसे दोबारा पूछेगा कब तक लौटाओगे मुझे और किस तरीके से लौटाओगे। काम धंधा तो तुम करते कोई नहीं हो। तो फिर आप उसको बताओगे नहीं जी मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो ऐसे ऐसे करूंगा। वो कहेगा नहीं यार मेरी समझ में नहीं बात आई। फिर आप दूसरे दोस्त के पास जाओगे, उसको बताओगे यार मुझे इससे ऐसे कर्जा चाहिए तो आप मुझे कर्ज दे, मैं आपको दूंगा। अगर वो थोड़ा सा समझदार होगा कि उस अगर कह रहे कि खुद कर्ज होगा वो, तो आप कहेगा नहीं भाई आप इस तरह कर्ज नहीं उतार सकते, आप ऐसा करें मेरे से आप कर्ज ले जाएं, आप मुझे सूद पे उतारेंगे और आप ऐसे करें थोड़ा थोड़ा कर कर्ज मुझे दें, आप इकट्ठा मुझे ना दें। मेरे से कि आपने 1 लाख रुपए कर्ज लेना है तो आप मुझे करें 10,000 एक मरतबा दे दिया, फिर 10,000 दे दिया, इस तरह मुझे किस्तों पे पैसे दें। लेकिन आपको देना पड़ेगा 1,30,000 रुपया, 30,000 ऊपर इंटरेस्ट लगेगा आपका। तो आप कहते हैं यार ये तो मेरे लिए मुश्किल होगा, चले फिर भी मैं 10,000 करके दूंगा, ये मेरे लिए आसान नहीं है। आप इस चीज़ को मान के उसे 1 लाख कर्ज ले लेते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको कर्ज उतारते हैं। जहां पर आपको 1 लाख कर्ज उतारना था वहां पर आपको 1,30,000 कर्ज उतारना पड़ा। और उसमें क्या हुआ, आपको जिससे कर्ज लिया उसकी शिकायत माननी पड़ी। इसी तरह आईएमएफ होता है, आईएमएफ आपको जब कर्ज देता है इसका मतलब होता है कि उसने आपसे वसूली भी तो करनी है। वो कौन सा 10,000 रुपया या 20 लाख या लाख 2 लाख की बात होती है, वो अरबों डॉलर की बात होती है। लास्ट टाइम जो पाकिस्तान को आईएमएफ से किस्त मिली मुफ्ता इस्माइल साहब के दौर में वजीर खजाना थे, वो एक शायद 7 अरब डॉलर की मिली थी किस्त, यानी कि कम तरीन किस्त थी। अब फिर दोबारा पाकिस्तान आईएमएफ के पास गया हुआ है, उसके बाद चल रही है पाकिस्तान की कि किस तरीके से हमें कर्ज देने वो। अच्छा, तो अब ये मिनी बजट क्यों लगाया था? इसकी वजूहत ये होती है कि जब आईएमएफ ने आपको कर्ज दे दिया है वो कहता है अब हमें
वो दोगे कैसे, उतारोगे कैसे? आपकी बरामदा तो कोई है नहीं, आप कोई चीज़ बाहर इम्पोर्ट तो कर नहीं रहे हो, फिर हमें पैसे कहाँ से दोगे? फिर वो कहता है आपने क्या करना, अपनी अवाम के ऊपर से आपने पैसे निकालने। फिर वो बताता है इस तरीके से इधर बिजली महंगी करो, पेट्रोल महंगा करो, जो बाहर से लग्जरी आइटम्स आ रही हैं उनको करो महंगा। फिर इस तरीके से वजीर खजाना होता है, जो कबीना होती है, यानी कि स्टाफ जो होता है, फाइनेंस मिनिस्टर का जो स्टाफ होता है, वो सारे मिलकर बैठते हैं और देखते हैं कि हमारे किस चीज़ पर हम टैक्स लगा सकते हैं और हमसे टैक्स हासिल होगा। तो फिर वो हर चीज़ को महंगी करने की कोशिश करते हैं, जो लग्जरी होती है, इनके जो अमीर बंदे अफोर्ड कर सकते हैं। जब ये मिनी बजट आता है, इसका डायरेक्टली वहाँ पर तो नहीं असर अंदाज होता है, लेकिन इनडायरेक्टली फिर भी वहाँ पर आता है। कोई टैक्स तो लगता है अमीर बंदों पर, जैसे एक फैक्ट्री है उसके ऊपर टैक्स लगाया 50,000 रुपया, तो उसने फैक्ट्री वाले ने क्या करना है, 1 लाख रुपया करके ना तो गरीब बंदों पर लगा देना है। मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री है, वो बना रही है चीनी की, यानी गन्ने शुगर मिल ही लेते हैं, और हुकूमत कहती है शुगर मिल को अगर सब्सिडी देते हैं तो सब्सिडी खत्म कर रहे हैं। उस शुगर मिल ने क्या करना है, अगर सब्सिडी 1 खरब की थी ना, तो 2 खरब चीनी की लागत के ऊपर महंगी कर देनी है। ठीक है, यानी कि अगर आपको 90 रुपये की चीनी आगे मिली थी, 120 रुपये की आपको चीनी देनी है। ये डायरेक्टली आके करीब वहां पे सकती है, वो सरमाया तबका फिर जो है वो फायदे में रह जाता है। इसी तरह लग्जरी आइटम जितनी भी होती है बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती है, वो तो करने अमीर बंदे ने। ठीक है ना, मैंने तो कोई चीज़ बाहर से गाड़ी नहीं मंगवानी, मैंने तो मोबाइल फोन बाहर से बरामद नहीं करना, मुझे तो नहीं आईफोन चाहिए ना। गरीब यानी कि गरीब बंदे की मैं मिसाल दे रहा हूँ तौर पर बात, गरीब बंदे को इससे क्या लगे बाहर से कोई चीज़ इम्पोर्ट करनी है। ये बिल्लियों का खाना आजकल बड़े हमारे मशहूर हुआ, लोगों ने कुत्ते रखे हैं, बिल्लियाँ रखी हैं, इनको जितनी भी फूड होती है वो पाकिस्तान खुद नहीं बनाता, वो सारी बाहर से इम्पोर्ट होती है, और उसके लिए डॉलर चाहिए होते हैं। और वो डॉलर कहाँ से आने हैं? वो हमारे पास जब है ही नहीं है, हमारी इम्पोर्ट ही कोई नहीं है। ठीक है ना, फिर हमें कर्ज ही लेना पड़ना उसके लिए, तो बिल्लियों की कुत्तों की खुराक मंगवाने के लिए हमें बाहर से कर्ज लेना पड़ता है, जिसके बाद फिर हमें डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। वो सारा कसूर हमारे हुक्मरान तबके को या अमीर बंदों को, अमीर लोगों को टैक्स भी तो वही देते हैं, लेकिन बहरहाल उन्हों की होगी भुगतनी हमें भी पड़ती है। एक गरीब बंदे को क्या चाहिए? सिर्फ एक रोटी का चाहिए, 2 वक्त की रोटी बस, और घर चाहिए जिसमें करने को कपड़ा चाहिए। लेकिन अमीर बंदे के अपने अपने उसके ख्यालात होते हैं। पहले इस बात को भी छोड़ें आप, मैं आपसे बस इतना ही गुजारिश करूंगा कि जब ये टैक्स लगता है ना, इसके खिलाफ मिनी बजट आता है, इसके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है आजकल कि यार ये टैक्स लगा दिया इन्होंने, यार हुक्मरान ने पैसा अपने हाथ अपनी जेब में भर के लेके जाना है। वो लेके भी गए, जब ले गए थे तब तो आप बोले नहीं है, लेकिन अब जब पाकिस्तान के बारे में कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो जब पाकिस्तान डूब चुका है उसको निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, तो फिर वो टैक्स लगता ही लगता है, तो वो बर्दाश्त करें। अगर हम नहीं ना बोल सकते इसके खिलाफ, अगर हम इसके खिलाफ तब नहीं बोल रहे जब ये टैक्स हुक्मरान कर्ज ले रहे थे, ये तो सूद था सरासर। हमारे इसमें मौलवी हजरात को भी बोलना चाहिए कि सूद तो हमारे खिलाफ है वैसे ही यार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक है कि जिस शख्स ने सूद लिया उसके खिलाफ जंग का जिहाद का ऐलान करो, उसके खिलाफ जिहाद का ऐलान किया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। इससे बढ़कर क्या हो सकता है? अब जो बंदा कर्ज ले रहा है, सूद खा रहा है, अगर हम उसको ना रोकेंगे, वो मुसलमान हमारा भाई है, हम उसको ना रोकेंगे, हम भी गुनाहगार हो रहे हैं, और हम इस जिहाद में शामिल हो रहे हैं कि हमारे खिलाफ भी मैं समझ जिहाद का हुक्म दिया। हम जब पहली मरतबा 1958 में हुक्मरानों ने कर्जा लिया था, उस वक्त चाहिए कि उसको दोबारा के ना कर्ज ले। ठीक है, तो उस वक्त आप बोले नहीं, उस वक्त हम सब खामोशी है, नहीं जी ठीक है लगे रहो। तो आज जब पाकिस्तान पर 13,000 अरब रुपए का कर्ज चढ़ चुका है, हर बंदा जो एक फर्ज जो है ना, वो तकरीबन 13 लाख रुपए का कर्ज है इस टाइम। यानी कि मेरे ऊपर अभी जो बच्चा पैदा नहीं हुआ, माँ के पेट में बच्चा है, उसके ऊपर भी 13,000 अरब रुपए का कर्ज है, 13 लाख रुपए का कर्ज है, सॉरी। तो वो पैदा होकर क्या करेगा? वो तो पहले से कर्ज ही है, उसने मरना भी कर्ज में ही है। वो कर्ज आपने या मैंने नहीं खर्च किया था, वो खाया था अमीर तबके ने, सरमायादार तबके ने, जिसका नुकसान हमें उठाना पड़ा। सरमायादार तबका क्या करता है, यानी कि फिर वो की सियासत, सरमायादार तबका क्या करता है? पैसे कमाता है पाकिस्तान से, खून निचोड़ता गरीब तबके का, उठाता पैसे ले जाता बाहर, उठाता पैसे ले जाता बाहर, कमाना इधर से ले जाना बाहर है। अब सरमायाकारी की जाती पाकिस्तान में, इसे हाल ही में इमरान खान साहब के दौर में, जब 2019 की बात है, सऊदी वली शहजादा सलमान आए थे पाकिस्तान, उन्होंने 10,000 अरब डॉलर की काफी बड़ी सरमायाकारी का ऐलान किया था। उन्होंने उसके बदले में काफी प्रोटोकॉल भी दिया गया था कि जी वो सरमायाकारी करने आ रहा था। कहाँ की वो सरमायाकारी? आपको कुछ नजर आ रही है आज? नहीं आ रही। इसी तरह चाइना सी पैक में सरमायाकारी कर रहा है, हमें कहा रहा है इसके बहुत फायदे हैं, वो है जी वो है। सी पैक का फायदा हमें क्या है? सी पैक का फायदा हमें सिर्फ इतना ही है कि हमारे मुल्क के अंदर सड़कें बन रही हैं,
और मिले फैक्ट्रियाँ लग रही हैं जिससे हमारे लोगों को मजदूरी मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत बढ़ जाएंगे तो नौकरी मिलेगी, यानी कि नौकरी से बढ़कर कुछ नहीं होगा। अपनी कोई फैक्ट्री नहीं पाकिस्तानी बना सकता है, ठीक है ना, सी पैक में जाके वो सारा का सारा चाइना ही होगा। लेबर भी ऊपर ही लेके आ रही है, जिनके हाई लेवल के जो इंजीनियर होते हैं सिर्फ पाकिस्तानी मजदूरी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सी पैक बन जाता है तो उसके बाद पाकिस्तान को क्या फायदा और चाइना को क्या फायदा। चाइना के साथ पाकिस्तान ने सी पैक ऐसा मुआहिदा किया कि जिसके मुताबिक जब तक पाकिस्तान सी पैक के ऊपर लगने वाली लागत का हिस्सा चाइना को वापस नहीं ना करता तब तक उस सी पैक सारी सारी मिलकर चाइना की रहेगी। मतलब कि जितने पैसे चाइना इन्वेस्ट कर रहा है उससे जितना भी प्रॉफिट है वो सारा का सारा चाइना के पास जाएगा, पाकिस्तान का उसमें कोई किरदार नहीं होगा, ठीक है। हालांकि होना तो ऐसे चाहिए था कि मुआहिदा करते जी आप 10 साल 20 साल के लिए आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे प्रॉफिट आप कमाएं, उसके बाद वो पाकिस्तान के अंडर आ जाएगी और शेयर 50-50 हो जाएगी, ठीक है। 50% आपका होगा 50% हमारा होगा। लेकिन चले हमारे हुक्मरानों की नाहली जैसे भी उन्होंने किया तो उस वाम को दिखाते हैं सबज और वाम फिसल जाती है। अब हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान पे जो कर्ज लग रहे हैं, महंगाई हो रही है, आप देख रहे होंगे पेट्रोल की कीमत 280 रुपये लीटर हो गई है, मुर्गी का गोश्त जो है 5 रुपये किलो का मिल रहा है, घी जो है वो 700 रुपये किलो है, इसी तरह दूध 150 रुपये लीटर हो गया है, वो भी केमिकल वाला है। इन सब के पीछे वजूहत सिर्फ कर्ज की आ जाती है और जब उस कर्ज ले लिया अब हमने उतारना ही उतारना है, उसके बाद हमारा गुजारा ही नहीं है और हमें उस कर्ज को उतारने के लिए दोबारा फिर लेना पड़ना, वो कर्ज लेना पड़ना। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब के दौर में जब उन्होंने हुकूमत संभाली पता लगा कि पाकिस्तान पर इतना ज़्यादा कर्ज है और उसी वक्त जब नई हुकूमत आती है ना, कैसी बात है, तभी इनके ऊपर कर्ज होता है, उनको वापसी करनी अदायगी करनी होती है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो इनको पता लगा अब कर्ज की अदायगी भी करनी है, यार अब क्या करें। फॉरेन रिजर्व देखे तो कुछ भी नहीं थे, फिर उन्होंने जाकर IMF को कर्जा लिया और ही कर्जा लिया 20,000 अरब डॉलर का, 20,000 अरब डॉलर का कर्जा इमरान खान साहब के दौर में लिया गया जो कि एक ही कर्जा था। तो जिसमें से यानी कि कह लें कि IMF से लिया है 56 अरब डॉलर, ठीक है, जिसमें से उसको 36 अरब डॉलर बाद में वापस भी कर दिए। इमरान खान साहब ने जितना कर्ज लिया था 36 अरब डॉलर वापस भी किए थे, ठीक है। ये नहीं कि उन्होंने ले लिया था सिर्फ वापस नहीं किया, वापसी भी किया। जब लिया था कर्जा उन्होंने से लेते हैं, हम उनको वापस करते हैं, फिर उन्होंने से लेते हैं, उनको वापस करते हैं, थोड़ा सा हिस्सा हम खुद खर्च कर लेते हैं। इसकी मिसाल ऐसा ही है कि आप बैंकों में जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे 2 लाख कर्जा चाहिए, तो आपको 70,000 पर मंथ किस्त दूंगा मैं, आप उसके लिए 3 मंथ की किस्त करवा लेते हैं और वो आपको कहता है आपको हमें 2,10,000 वापस करेंगे, आप कहते हैं ठीक है, वो आप लेके आते हैं तो 70,000 से वापस करते हैं, फिर 70,000 यानी 1,40,000 वापस कर देते हैं। जब आपकी एक किस्त लाते थे 70,000 रुपया तो आपने ऊपर वाले 60,000 होता है ना, आप खर्च चुके होते हैं, तो आपके पास आपने देना तब 70,000 60,000 आपने खर्च कर लिया है। तो आप फिर दोबारा दूसरे बैंक के पास जाते हैं, उसे कहते हैं भाई यार मैं ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज में हूँ तो अपने थोड़ा सा कर्ज दें, आप 3 लाख रुपये से कर्ज लेते हैं, पहले से ज्यादा कर्ज लिया आपने उससे, ठीक है ना। फिर आपको करते हैं 70,000 उसका देते हैं, 60,000 उसको देते हैं दूसरे बैंक को, फिर आप ऊपर फिर खा लेते हैं, फिर आप तीसरे नंबर पे आते हैं, आप फिर तीसरे बैंक के पास जाते हैं, ऐसे करते ही करते आप बैंकों के पास जा रहे हैं, कर्ज ही हो जाते हैं, कर्ज हो जाते हैं। तो आपको 2,10,000 का कर्ज आपको कम से कम 1 करोड़ भी पहुंच जाता है। क्या हुआ, आपने थोड़ा सा कर्ज लिया, थोड़ा सा खा लिया, थोड़ा सा वापस कर दिया। आपने ये नहीं किया कि खाने की बजाय मैं उसको इन्वेस्ट करूँ कि इसमें मेरा डबल हो जाए पैसे, किसी तरीके से मैं कारोबार में लगाऊँ उसको या कुछ करूँ। यही हालात हमारे हुक्मरानों करे हैं, उन्होंने कर्ज भी लेना, उसी कर्ज में थोड़ा सा उतार देना और कुछ कर्ज अवाम पर लगा देना, जिसका हमें कोई फायदा वक्ती सिर्फ फायदा सियासी तौर पर हुक्मरानों को होता था, अवाम को जो फायदा था उस थोड़ी तो बर्दाश्त भी कर सकते थे। मिसाल के तौर पर एक अगर सड़क टूटी है, उसमें गड्ढा आ गया, उसको रिपेयर कर दें फौरी तौर पर, वो बेहतर था कि उस सड़क को पूरा तोड़ने दिया जाए फिर उसको नए सिरे से बनाया जाए, वो बेहतर था। इसलिए बेहतर था कि आप उसको गड्ढा है उसको भर दें वक्ती तौर पर, ठीक है ना, गुजारा हो सकता था हमारा। इस तरह की बहुत सी वजूहत है जिनकी वजह से हमारा कर्ज बढ़ता जा रहा है। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा इसके बारे में और मजीद डिटेल। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।